तो हाय एंड वेलकम। मेरा नाम है कफील और आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे देश में नई शिक्षा नीति लागू हुई है इसके बारे में। क्या है ये शिक्षा नीति, क्या इससे फ़ायदा होता है, क्या इससे नुकसान होता है, किस काम में आती है, बच्चों को क्या नुकसान है, बच्चों को क्या फ़ायदा है, आदमियों को क्या है, किसके लिए फ़ायदेमंद है, किसके लिए नुकसानदायक है। आज हम इस कैड एकेडमी में इसी शिक्षा नीति पर बड़े विस्तार से बात करने वाले हैं। अपने 10 मिनट निकाल के अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने किसी जान पहचान वालों के लिए ये 10 मिनट का वीडियो आप जरूर थोड़ा सा सही से ध्यान से ज़रूर देख लेना। इससे तुम्हें सारा का सारा ये पता चल जाएगा कि विस्तार से शिक्षा नीति में है क्या। अभी बीच बीच में भी बहुत सारे आप सोशल मीडिया पर या न्यूज़ पर शिक्षा नीति देख रहे होंगे, लेकिन क्या है कि उसमें बहुत सारी हाईलाइट बताई जा रही हैं, टुकड़ों में बताया जा रहा है। कभी कुछ बता देते हैं, कभी कुछ विशेषता बता रहे हैं। विस्तार से बहुत कम मिल रहा है या ना के बराबर मिल रहा है कि जिससे कि विस्तार से शिक्षा नीति है क्या, लोग इसे सही से समझ पाएँ। आज हम कैट एकेडमी में इसी बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं कि ये नई शिक्षा नीति क्या है। दरअसल ये शिक्षा नीति हमने 2 भागों में बांटी है, 2 भागों में नहीं, दरअसल 3 भागों में बांटी है। कि एक तो हम पहले बताएंगे सेकेंडरी एजुकेशन तक कि शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति NEP ये है क्या, और फिर है हायर सेकेंडरी एजुकेशन से अपर, जो कि हमारे पास डिग्री कॉलेज वगैरह में या और इससे आगे के पैटर्न जो हमारे चेंज हुए उसके बारे में बात की जाएगी। और ये तो अब बात की जा रही है इसके फ़ायदे क्या, लाभ हैं, इसके बारे में इसके बाद में बात की जाएगी थोड़ी सी कि इससे डीमेरिट क्या है, इसके नेगेटिव पॉइंट क्या हैं, या इससे थोड़ा सा नुकसान क्या है। दरअसल बहुत सारे उजाले में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंधेरा भी होता है, तो वही तुम इस चीज़ को मान के चलना कि जब इतनी सारी चीज़ें एक साथ आ गई हैं तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी कुछ कमियां भी रह गई होंगी, जो कि वो दूर की जा सकती हैं। आने वाले टाइम में धीरे धीरे सब दूर हो जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी हम बात करते हैं कि ये शिक्षा नीति क्या है। शिक्षा नीति दरअसल जब मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा ना, तो आप लोग ये सोचेंगे कि यार हम इस नई शिक्षा नीति का हिस्सा क्यों नहीं है। दरअसल प्योर स्टूडेंट बेस शिक्षा नीति मोदी सरकार लेकर आ गई है। इस शिक्षा नीति में टोटली बच्चे के लिए एजुकेशन को इतना सरल कर दिया गया है और इतना कुछ उसके भविष्य में आने वाले टाइम में इतने इनोवेशन के चांस क्रिएट कर दिए गए हैं कि जो आज तक हम सुनते थे ना कि चाइना के लोग ऐसे क्यों हैं, जापान के लोग ऐसे क्यों हैं, अमेरिका के लोग ऐसे क्यों हैं, हम क्यों नहीं हैं। दरअसल वो था हमारी एजुकेशन सिस्टम, जिसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे थे। अब वो एजुकेशन बिल्कुल उन्हीं विकसित देशों की, डेवलपमेंट कंट्री की तर्ज पर ही मोदी सरकार ये लेकर आ गई है और बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, बहुत ही सही समय पर लिया है और सही किया है। इस चीज़ की ज़रूरत थी। शिक्षा नीति क्या है? दरअसल कुछ एक योजना होती है जो कि समय समय पर अलग अलग सरकारें जो हैं वो एजुकेशन सिस्टम में चेंज करती रहती हैं और बच्चों के माइंड के हिसाब से जो उस टाइम कल्चर चल रहा होता है, जो उस टाइम करंट में जो वक्त चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस तैयार करना, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी, सब कुछ जो एक योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है, वो एक सब शिक्षा नीति होती है। अब इस शिक्षा नीति में क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि पहली बार शिक्षा नीति लाई गई है। दरअसल जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, जब से और अब तक समय समय पर बीच बीच में शिक्षा नीति आती रही हैं। और आप ऐसा मान के चलना कि कांग्रेस के टाइम पर जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम पर भी राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर का आयोग, कोठारी आयोग, आप बीच बीच में कहीं कहीं अपने सिलेबस वगैरह में पढ़ते रहते हैं। मुदालियर आयोग या और बहुत सारे आयोग जो हैं वो गठित होते रहते हैं और शिक्षा नीति जो इसकी योजना है एजुकेशन की वो हमारी चलती रहती है। हमारी शिक्षा नीति बार बार आप न्यूज़ पे भी सुनने के 34 साल बाद, दरअसल 1986 में पहले ये शिक्षा नीति लागू हुई थी और जब से वही पैटर्न चल रहा है। बीच में थोड़ा सा नरसिंह राव सरकार में थोड़ा सा इसका हल्का फुल्का चेंज हुआ था 1992 में, लेकिन उसके बाद से फिर कोई चेंज हुआ नहीं है। दरअसल 2014 से पहले कांग्रेस से ये शिक्षा नीति ला रही थी, उस टाइम पर भाजपा ने इसका अपोज किया, विरोध किया, नहीं आ पाई। फिर इसके बाद अब भाजपा खुद लेकर आई है नई शिक्षा नीति। अब ये नई शिक्षा नीति क्या है, आइए थोड़ा सा इस पर विस्तार से, थोड़ा ध्यान से इस पर चर्चा करते हैं और सही से समझने की कोशिश करते हैं कि शिक्षा नीति है क्या। ध्यान से आप जरा सुनेंगे इस बात को कि हमारे यहाँ जो अब तक पैटर्न चलता था 1 to 10 तक या 12 तक, क्या सिस्टम चलता था कि 1 से और 10 कक्षा तक सबको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं और वो अनिवार्य हैं। NCERT का यही सिलेबस है, वो अनिवार्य हैं।
और प्लस 10 प्लस 1 और प्लस 2 में आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना होता था कि अब हमें आगे को कौन सा सब्जेक्ट लेना है। जो बच्चे आर्ट में जाना चाह रहे हैं आर्ट में चले जाएंगे, जो कॉमर्स में जाना चाह रहे हैं कॉमर्स में चले जाएंगे, जो साइंस में जाना चाह रहे हैं साइंस स्ट्रीम में चले जाएंगे। अलग अलग कैटेगरी में बच्चों को डिवाइड कर दिया। उसके बाद और अलग अलग इंटर के बाद में और क्या क्या चीज़ें वो करते थे, डिग्री वगैरह डिप्लोमा के कोर्स करते थे, वो अलग प्रोफेशनल कोर्स वगैरह, वो उसके बारे में थोड़ी सी बाद में बात करेंगे। अभी हम 1 to 12 की बात करते हैं। ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम प्लस 2 के बाद की बात करेंगे, और थर्ड पार्ट जो है वो इसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी है, वो उसके बारे में थोड़ी सी हम विस्तार से बात करेंगे। तो ये हमारा पैटर्न हुआ करता था 1 से 1 to 10, क्लास 1 से और क्लास 10 तक सारे सब्जेक्ट आपको अनिवार्य पढ़ने हैं। उसके बाद जो था वो 10 के बाद में 1 और 2, 11th और 12th में आपको सब्जेक्ट अलग अलग डिवीजन हो जाता था। अब नई शिक्षा नीति में क्या है? नई शिक्षा नीति में डिवाइड कर दिया गया है 5 + 3 + 3 + 4। पहले बच्चे एजुकेशन पढ़ते थे 12 साल में, अब पढ़ेंगे 15 साल में। अब कहेंगे तो बड़ा नुकसान है। दरअसल नुकसान नहीं है, ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। जब आप इसके फ़ायदे देखेंगे तो जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी धरातल पर तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ निकली। और हम खुद भी या और जो लोग पास आउट होकर जा चुके हैं वो इस बात का अफसोस करेंगे कि यार हम इस चीज़ का हिस्सा। बात करते हैं पैटर्न की। नई शिक्षा नीति में 5 + 3 + 3 + 4 ये पैटर्न होगा। अब से पहले जो पैटर्न हुआ करता था वो हुआ करता था 10 + 2, मतलब कि 10 तक तो सबको सारे सब्जेक्ट पढ़ने, और उसके बाद जो है वो +1 में मतलब 11th में या 12th में वो आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना था कि कौन आर्ट में जाएगा, ह्यूमैनिटी में, कौन कॉमर्स में जाएगा और कौन साइंस स्ट्रीम में जाएगा। आज से जब ये शिक्षा नीति लागू हो जाएगी तो ये सारा पैटर्न चेंज हो जाएंगे और अब एक नए पैटर्न से पढ़ाई होगी। क्या पढ़ाई होगी कि शुरू में कोई भी बच्चा जब एडमिशन लेने स्कूल जाएगा तो पहले 5 साल तो उसे प्लेवे मेथड से पढ़ाया जाएगा। कोई मारा तोड़ी कुछ नहीं, क्षेत्रीय लैंग्वेज में पढ़ाई होगी। प्लेवे मेथड से खेल खेल में उसकी पढ़ाई होगी। खेल के द्वारा ही उसे जो भी सिखाना होगा वो सिखाया जाएगा, और उस पर कोई एग्ज़ाम की, किसी होमवर्क की या उस पर कोई ऐसा एक्स्ट्रा वर्कलोड नहीं डाला जाएगा जिससे कि बच्चा जो है वो अपनी एजुकेशन में या अपनी शिक्षा में प्रभावित हो। बड़े ही सिंपल वे में उसकी पढ़ाई की जाएगी। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद ये जो शुरू के 5 साल होंगे, 5 पैटर्न जो बोला गया है, उसमें 3 साल जो है वो LKG नर्सरी कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया है। उसमें कुछ बच्चे आंगनबाड़ी में पढ़ाई करेंगे, कुछ प्री प्राइमरी में पढ़ाई करेंगे। वो सरकार अभी बाद में स्टेट गवर्नमेंट वगैरह इसके डिसीजन लेंगी वो आगे कैसे करना है। फिर कक्षा 1 और 2 वो भी इसी में आ गई है, और इसी में ही बच्चे को 2 तक, क्लास 2 तक उसे पढ़ना है क्षेत्रीय लैंग्वेज। अब जो आती है कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, इसमें उससे कुछ PCM वगैरह के बारे में पढ़ाया जाएगा, थोड़ी साइंस, कुछ मैथ और कुछ उससे ह्यूमैनिटी वगैरह के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया जाएगा। यहाँ भी क्षेत्रीय लैंग्वेज बरकरार रहेगी, कोई चेंजिंग नहीं होगी इसमें। अब आता है इसके बाद पैटर्न के 5th के बाद क्या होगा। हाँ, यहाँ से अब हम विकसित देशों की राह पर चलना स्टार्ट हो गए, और ये मोदी सरकार के या और दूसरे हमारे जितने भी नीतिकार हैं या जिन्होंने भी हमारे सुझाव वगैरह दिए, यहाँ से उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और ये तारीफ़ के लायक है। मैं बीच बीच में भी अपने क्लास वगैरह जब हमारे सेशन वगैरह चलते रहते हैं या क्लास वगैरह चलती रहती हैं तो उसमें मैं बोलता हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंजिंग की ज़रूरत है, और वो इस चेंजिंग की ही ज़रूरत थी जो कि क्लास 6 के बाद में हुआ है। जो कि हम सुनते हैं कि अमेरिका के बच्चे, जापान के बच्चे, चाइना के बच्चे, वहाँ के बच्चे खोज करते हैं, हमारे यहाँ से खोज क्यों नहीं होती। बहुत सारे बच्चे मुझसे ही क्वेश्चन करते थे, सर जी क्या सारी खोजें विदेश में होती हैं, हमारे यहाँ कोई खोज नहीं हो सकती, हम नहीं कर सकते खोज। तो ये वो टर्निंग पॉइंट होगा अब से आगे को क्लास 6 से, जो कि बच्चे के दिमाग तो विकास करेगा, स्किल डेवलपमेंट तो करेगा ही, लेकिन वो क्या आविष्कार शुरू से ही कर दें, क्या आविष्कार वो बचपन से ही कर दें, आप इसका आइडिया भी नहीं लगा सकते। हम हमारे कोचिंग में लैब हैं, हम अपने लैब में प्रैक्टिकल करवाते रहते हैं, लेकिन हमारे पास भी संसाधनों की कमी रहती है, अभाव रहता है, जिससे कि हम बच्चे का पूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब जो ये नीति आ रही है इसमें हमारा भी काम आसान हो जाएगा और बहुत सारे बच्चों का काम भी आसान हो जाएगा जो कि उनके दिमाग में चलता है, क्योंकि दिमाग की कमी हमारे इंडिया में नहीं है, दिमाग तो हम दूसरों को बांटते हैं, और लेकिन हमारे यहाँ संसाधनों की कमी थी जो कि अब पूरी होने जा रही है, जैसा कि इसमें शिक्षा नीति में दिखाया जा रहा है। क्या है +5 के बाद में? +5 के बाद में हमारा जो पैटर्न होगा वो कुछ ऐसा होगा कि बच्चे को 6th, 7th, 8th क्लास में
वो सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी जो उसे भविष्य में काम आएंगी। मतलब जो वो बड़े होकर करता है वो उसे शुरू से ही बता दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाह रहा है, क्लास 6 से ही उसे कोडिंग वगैरह सिखा दी जाएगी। कोई बच्चा जो है वो मैकेनिक बनना चाह रहा है, कोई इलेक्ट्रीशियन बनना चाह रहा है, कोई IT सेक्टर में जाना चाह रहा है, वो सारे पैटर्न उसे क्लास 6 से ही पढ़ाने स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि जापान वगैरह में या चाइना में और विकसित कंट्री में होता है सेम पैटर्न। अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि अगर कोई बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, पढ़ने के साथ साथ अगर वो क्या होगा, क्लास में 6, 7, 8 में उसे इंटर्नशिप की जाएगी। इंटर्नशिप क्या होती है कि पढ़ाई के साथ साथ वो वर्क भी सीखेगा। अगर किसी बड़े से बड़े पैसे वाले का बच्चा भी है, गरीब भी है, वो सारे काम करेगा जो एक गरीब कर रहा है, या जो कोई गरीब है वो सारे काम करेगा जो एक अमीर कर रहा है। इंटर्नशिप की जाएगी। इंटर्नशिप का मतलब है कि आप अगर पेंटिंग का शौक रखते हैं तो आप पेंटर के पास जाकर भी काम सीख सकते हैं। उसका कुछ नियमित पीरियड वगैरह स्कूल देंगे, वो आपको बाद में धीरे धीरे पता चल जाएगा। आप अगर जो मैकेनिक बनना चाह रहे हैं तो आप मैकेनिक के पास जाकर काम सीख सकते हैं। आप अगर जो एक मामूली से मोबाइल असेंबल करना चाह रहे हैं, कंप्यूटर असेंबल करना चाह रहे हैं, घड़ी असेंबल करना चाह रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितने असेंबल करना चाह रहे हैं वो सीखना चाह रहे हैं तो सीख सकते हैं। यही हमारे इस नई शिक्षा नीति की खासियत है। यही बहुत खुशी की बात है। अगर कोई बच्चा इंटर पास कर जाता था, कहते हैं साहब जो नौकरी दिलवाओ, क्या जानते हो, कुछ नहीं जानते। अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपको पीछे LED चलता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो LED भी आप 6, 7, 8 में बच्चे बनाने सीख जाएंगे, इस लायक बन जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि छोटी क्लास के बच्चे बहुत कम एज में होते नहीं सीख सकते हैं अगर उन्हें सिखाया जाए तो। और जो ऐसा होने वाला है, अब अपनी मर्जी से सीखेंगे, अपनी मर्जी से अपनी पसंद का काम करेंगे, जो उन्हें करना होगा वो करेंगे और इस चीज़ के उन्हें नंबर अलग से मिलेंगे, इंटर्नशिप के नंबर तक मिलेंगे उसमें। तो क्लास 6, 7, 8 जो होगा वो बच्चों के लिए टर्निंग पॉइंट होगा कि उन्हें भविष्य में आगे क्या तय करना है। ये ऐसा समझ लेना कि 5th जो है, जो हमारे पास शुरू के 5 साल हैं और 3 साल हैं, 5+3, ये तो बुनियाद है। लेकिन बिल्डिंग जो बननी स्टार्ट होगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना स्टार्ट होगा वो 6, 7, 8 होगा। यहाँ से बच्चे का विकास होना शुरू हो जाएगा और वहाँ से उसकी बिल्डिंग बनने दिमाग की स्टार्ट हो जाएगी कि उसे आगे चल के क्या करना है। इसके बाद जो पैटर्न आ जाता है, जो कि ये सब ये स्किल डेवलपमेंट, ये आप मान के चलो कि कक्षा 6, 7, 8 जो है वो कंप्लीट रूप से स्किल डेवलपमेंट है। बच्चे को उस लायक बना दिया जाएगा कि वो अगर आज ही पढ़ाई छोड़ दे 8th के बाद में भी तो वो अपने खुद स्वरोजगार करके बैठ जाएगा, एक अपनी छोटी मोटी फर्म खोल सकता है और हो सकता है कि कंपनी तक खोल दे, उससे इतने कुछ आ जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम क्या होगा, हमारी इस तरीके से पढ़ाई कैसे होगी, जैसी बोली जा रही है ऐसी ही पढ़ाई होगी, वो सब उस पैटर्न पर डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल वो बहुत कुछ सीख जाएंगे, आज की पढ़ाई से 1000 गुना अच्छा कर पाएंगे, जो कि इस टाइम 6, 7, 8 में चल रही है। इसके बाद ये सब हमारे विकसित कंट्रियों की तर्ज पर होगा। इसके बाद जो बहुत ही अच्छी चीज़ आई है, जो कि सोचने वाली है, वो है 8th के बाद में। 8th के बाद बच्चे 9, 10th में करते थे, 10th में बोर्ड का एग्ज़ाम होता था, फिर उसके बाद में 12th में बोर्ड का एग्ज़ाम होता था। अब ये बोर्ड का एग्ज़ाम 10th में ख़त्म हो गया है। अब आपको 9, 10th, 11 सिर्फ 12th में जाके बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। वो एग्ज़ाम भी बड़ा मज़ेदार होने वाला है, उसकी बात तो हम बाद में करेंगे। तो अब हमारे पास 9th, 10th, 11, 12th में क्या बच्चों को हर साल पेपर देने होंगे? नहीं, ऐसा है ही नहीं। अब क्या कर दिया है, अब मोदी सरकार एक नया तरीका लेकर आई है कि आपको, पहले क्या होता था कि बच्चे पहले छमाही के एग्ज़ाम देते थे और छमाही के एग्ज़ाम देने के बाद में छमाही के एग्ज़ाम की कोई खास वैल्यू होती नहीं थी। बच्चे सोचते थे जो वार्षिक में होता वही होता है, या कुछ बच्चे छमाही में अपना क्या करते थे कि छमाही के एग्ज़ाम दिए, कुछ लोग 11th में या 9th में मैथमेटिकल लगा के वार्षिक एग्ज़ाम छोड़ देते थे। अब आपको या कुछ क्या करते थे कि अरे यार शुरू में अब क्या पढ़ने की ज़रूरत है भाई, साल के लास्ट में 1-2 महीना मॉडल वगैरह खरीदेंगे, गाइड वाइड वगैरह, उससे रटा के और पास हो गए, अगली क्लास में प्रमोट हो जाएंगे। अब इस नई शिक्षा नीति में वो सारा चक्कर खत्म हो गया है। अब क्या है, अब तो बच्चे को हर महीने पढ़ना पड़ेगा, हर दिन पढ़ना पड़ेगा, हर रोज़ पढ़ना पड़ेगा, हर घंटे पढ़ना पड़ेगा। ये लास्ट में आंधी तूफानों में कश्ती निकालने वाला चक्कर खत्म हो गया है कि बस बस जब तूफान आएगा तभी अपनी कश्ती पार लगा लेंगे, उससे पहले हमें मतलब नहीं है जी, हम घूमेंगे फिरेंगे, मैं ऐस करेंगे, वो चक्कर हो गया ख़त्म। अब आपको सेमेस्टर बाई एग्ज़ाम देने हैं। सेमेस्टर में पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर के मिला के आपको एग्ज़ाम के नंबर जोड़ के बताए जाएंगे, उसमें आपकी डिवीज़न वगैरह बनेगी, जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा। फिर उसी के बाद आपको फिर ऐसे 10th में हो जाएगा, फिर 11th में हो जाएगा, 12th में जाकर आपको बोर्ड के एग्ज़ाम देने। अब बीच में कोई ऐसे बोर्ड के एग्ज़ाम क्यों नहीं है? ये ऐसा ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूरोप कंट्री जितनी भी हैं डेवलप कंट्री होती हैं, यहाँ तक कि सिंगापुर तक में भी यही पैटर्न चलता है। क्या पैटर्न चलता है
कि जब बच्चा पढ़ रहा है ना तो उसे बीच बीच में डिस्टर्ब मत करो। एक साल उसने क्या पढ़ा, आप एक दिन में उसके 3 घंटे का एग्जाम लेकर उसका कैसे एवेल्यूएशन कर सकते हैं, ऐसा मूल्यांकन कैसे कर देंगे कि उसने पिछले 1 साल में क्या किया। तो अब क्या है, जैसे और देशों की नीति है वही नीति हमारे देश में अब आ गई है कि भाई अब जब बच्चा पढ़ रहा है तो उसे डिस्टर्ब मत करो, उसे पढ़ता रहने दो, उसे आगे को प्रमोट करते रहो, पढ़ता रहने दो, पढ़ता रहने दो, पढ़ता रहने दो। अब एक ही बार जब उसका बोर्ड का एग्जाम 12th में होगा तो वहाँ देखेंगे कि उसमें क्या क्या खूबी निकल कर आए, क्या क्या उसकी मेरिट है, क्या क्या डीमेरिट है। क्योंकि जो 12th में बोर्ड का एग्जाम होगा वो भी बड़ा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि सारा का सारा पैटर्न जो है वो सारा एग्जाम का जो एग्जाम पावर है वो टीचर के हाथ से हटा दी गई है। अब बच्चे के हाथ में भी है, बच्चे के आसपास जो उसका फ्रेंड सर्किल है उसके हाथ में भी है और टीचर के हाथ में भी है। अब सब है क्या है कि जब बच्चा 12th में, इसे 9th 10th और 11th 12th में जब वो सेमेस्टर बाय सेमेस्टर पास आउट होता रहेगा और आगे सेमेस्टर बाय सेमेस्टर वो क्लियर करता चला जाएगा, जब बोर्ड का एग्ज़ाम देगा तो बोर्ड का एग्ज़ाम जो है वो पहली बात तो बोला इन्होंने सरल होगा। फिर दूसरी बात इन्होंने बोला है कि ऐसा बोल रहे हैं नई शिक्षा नीति में कि सरल होने के साथ साथ वो हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो या थ्योरेटिकल भी हो या दोनों हो, वो डिपेंड करेगा अभी जैसे जैसा पैटर्न आगे को और क्लियर होता चला जाएगा। फिर इसके बाद ऐसा बोला गया है कि जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा वो 3 तरीके से आपको नंबर मिलेंगे उसमें। कैसे 3 तरीके से भाई, कि एक तो आपको टीचर देंगे जो नंबर देंगे आपके कॉपी वगैरह में जो आपने लिखा होगा। दूसरा जो बच्चे के फ्रेंड हैं, जो उसके दोस्त हैं, वो उस बच्चे का मूल्यांकन करेंगे कि ये बच्चा हमारी नज़रों में इतने % वाला है, 50% वाला है, 60% वाला है, 80% वाला है, 90% वाला है, 100% वाला है, कितने % वाला उनसे पूछा जाएगा, उनसे मूल्यांकन किया जाएगा बोर्ड की कॉपी में। किसी जो बच्चे को वो जो पैटर्न है वो आपको समझा दिया जाएगा बोर्ड के एग्जाम के टाइम पर ही। फिर बच्चा अपना खुद का मूल्यांकन भी करेगा, एवेल्यूएशन करके बताएगा कि मैं किस कैटेगरी का हूँ, खुद अपनी ईमानदारी से बताएगा कि मैं 60% वाला हूँ, मैं 50% वाला हूँ, या मैं फेल होने वाला हूँ। फेल होने वाला तो शायद जाहिर सी बात है कोई फेल होने वाला भी नहीं बताएगा, कोई 70% बताएगा। जैसे भी जिस परसेंटेज के हिसाब से वो है वो अपनी कैटेगरी अपना या तो अपना सेल्फ मूल्यांकन करेगा, फिर एक उसके फ्रेंड सर्किल होगा वो उसका मूल्यांकन करेगा, एक टीचर उसका मूल्यांकन करेंगे। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा इस शिक्षा नीति का कि सर्वांगीण तरीके से उसका मूल्यांकन होगा। और एक प्लस पॉइंट इसमें और क्या है कि कुछ बच्चे क्या होते थे, साइंस लेते थे या कॉमर्स लेते थे, आर्ट लेते थे, उनकी रुचि होती थी कि वो जो है वो यार मुझे मैथ अच्छा लगता है लेकिन बायो और केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, या मुझे मैथ अच्छा लगता है यार मुझे केमिस्ट्री फिजिक्स अच्छी नहीं लगती, या मुझे फिजिक्स अच्छी लगती है मैथ अच्छा नहीं लगता है, या मुझे ये सब्जेक्ट तो अच्छा लगता है लेकिन ये वाला सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता। अब पता चला कि यार फिजिक्स ले ली, केमिस्ट्री अच्छी लग रही, केमिस्ट्री अच्छी लगती है तो मैथ अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए अब 9th से ही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो होगा कि वो आपका स्ट्रीम चक्कर ख़त्म कर दिया है। अब आपको अपना सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी होगी। अब अपना सब्जेक्ट आप खुद चुन सकते हैं। आप चाहें तो मैथ के साथ में म्यूज़िक ले लें, आप चाहें तो मैथ के साथ में हिस्ट्री पढ़ लें, आप चाहें तो फिजिक्स के साथ में केमिस्ट्री पढ़ें, केमिस्ट्री तो है ही ऑलरेडी, लेकिन आप फिजिक्स के साथ में चाहे तो भूगोल पढ़ लो, फिजिक्स के साथ में आप चाहो तो कोई राजनीति शास्त्र पढ़ लो, सोशोलॉजी पढ़ लो। मतलब आपको सब्जेक्ट जो है वो अपने हिसाब से सिलेक्ट करने हैं। इसमें कोई टीचर या कोई स्कूल वाला, कोई पेरेंट्स कोई फोर्स नहीं कर सकता। जो मर्जी आपको पढ़ना है, ये आर्ट का, कॉमर्स का या साइंस का चक्कर जो है वो सारा अब ख़त्म हो गया है। अब बच्चा अपने हिसाब से खुद अपने सब्जेक्ट चुनेगा और उसके एग्ज़ाम देगा। अब इसमें आपको एक और बात देखनी है कि एग्ज़ाम देते हुए कोई भी सब्जेक्ट का, दरअसल कुछ बच्चों को खेल में रुचि होती थी कि यार हम तो भाई कि यार हमें ये वाला खेल बहुत अच्छा लगता है, हमें वो वाला खेल बहुत अच्छा लगता है। तो अब खेल को भी सब्जेक्ट बना दिया जाएगा। खेल को सब्जेक्ट कैसे बनाया जाएगा कि उस खेल के नंबर भी उस बोर्ड के एग्ज़ाम में उसे मिलेंगे सर्टिफिकेट के साथ में, और वो बोर्ड के एग्ज़ाम में जुड़ेंगे। कि अगर कोई बच्चा खेल में, संगीत में, डांस में, यहाँ तक कि डांस, संगीत वगैरह, गाना जो है ये भी उसको सब्जेक्ट बना दिया जाएगा कि अगर कोई बच्चा इस तरीके की क्रिएटिविटी रखता है तो ये नंबर भी उसके रिपोर्ट कार्ड में ऐड होंगे। कुल मिला के कोई टीचर या कोई बोर्ड का एग्ज़ाम या कोई 3 घंटे का पेपर बच्चे का मूल्यांकन नहीं करेगा। अब उसका चारों तरफ से 360 डिग्री पर बच्चे का मूल्यांकन होगा। अकेला कोई कुछ नहीं करेगा कि 3 घंटे का साहब एग्ज़ाम लिया और एग्ज़ाम लेने के बाद में जाओ भाई अब तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। पता चला कि यार बस वही वाला क्वेश्चन नहीं आता था, बाकी तो सारे आते थे, बच्चा फ्लॉप हो गया। ये नहीं चक्कर है। अब उससे जो आएगा अब वही बस बच्चा देगा, अब उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा क्या है कि अब सब्जेक्ट सिलेक्शन हो गया, 9th में सब्जेक्ट सिलेक्शन हो गया है, उसके अपनी मर्जी के सब्जेक्ट चुनने हैं। सेमेस्टर बाय सेमेस्टर प्रणाली लग गई है। अब जो स्पोर्ट्स के खेल कूद वगैरह थे या संगीत डांस थे वो भी अब सब्जेक्ट बन गए हैं।
बच्चे उसका मूल्यांकन करके देंगे, खुद अपना मूल्यांकन करेगा, टीचर अपना मूल्यांकन करेंगे उसका। यहाँ तक के 360 डिग्री पर, 360 डिग्री पर बच्चे का मूल्यांकन किया जाएगा कि कोई भी एक पक्ष बच ना जाए कि बच्चे में एक्टिंग आती थी और पता चला कि वो बच्चा किसी लायक है ही नहीं। कैसे नहीं है, उससे एक्टिंग आती है, इतना बढ़िया उससे क्रिएटिविटी है उसके अंदर, तो वो क्यों नहीं कर सकता। सबसे बड़ा इसका फ़ायदा और ये होगा स्ट्रीम खत्म करने का कि कोई बच्चा आर्ट लेते हुए साइंस पढ़ेगा या साइंस लेते हुए आर्ट पढ़ेगा, तो वो साइंस का प्रयोग आर्ट में कर सकता है, साइंस का प्रयोग कॉमर्स में कर सकता है, और ये सारी चीज़ें उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। इसके बाद एक और मज़ेदार बात क्या होगी कि कोई भी बच्चा जब 12th पास करके किसी भी कॉलेज वगैरह में जाता है, तो कुछ कॉलेज तो एग्ज़ाम लेते हैं, कुछ कॉलेज क्या करते हैं कि वो जो उसके कट ऑफ होती है, जो उसके इंटर में नंबर आए थे उसी पर उसका एडमिशन हो जाता था। अब क्या होगा, अब अगर जो आपका रिजल्ट के बेस पे एडमिशन होता है तो ठीक है, लेकिन बच्चे की मर्जी होगी कि वो चाहे तो रिजल्ट के बेस पे अपना एडमिशन ले ले, और अगर जो रिजल्ट के बेस पे नहीं चाहता है तो उसका कैट एग्ज़ाम हो जाएगा, कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट। कैट के थ्रू वो अपना एडमिशन ले सकता है और कैट के थ्रू वो पढ़ाई कर सकता है। पढ़ाई नहीं, दरअसल जैसे कैट का एग्ज़ाम वो देगा तो उसके जो नंबर मिलेंगे वो उसके 12th के मार्कशीट के नंबरों में ऐड होकर उसे तब जाके एग्ज़ाम दे जाएगा। यानी कि अगर जो किसी के इंटर में बुरे नंबर आ गए हैं या कम नंबर आ गए हैं, तो कम नंबर आने की वजह से उसका एडमिशन रुकेगा नहीं, अब वो कैट एग्ज़ाम देने के साथ उसका एडमिशन वहाँ हो जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें इसमें ये सब हो गई हैं। अब कोई भी बच्चा जो अब ये सोचता है कि यार ये पढ़ाई इतनी भारी हो गई है, या पढ़ाई ये मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है, टोटल नई शिक्षा नीति बच्चे पर बेस है, स्टूडेंट बेस से शिक्षा नीति लाई है मोदी गवर्नमेंट, और ये बहुत ही अच्छा है। इसमें इस पार्ट में तो हम सिर्फ 1 to 12 तक ही डिस्कशन कर रहे थे और विस्तार से इसके बारे में और यही बात कर रहे थे, लेकिन इससे आगे जो हमारा सेकंड पार्ट होगा उसमें +2 के बाद में और क्या क्या संभावना है, कैसे बच्चे आगे की डिग्री लेंगे, आगे डिप्लोमा लेंगे, आगे कैसे नौकरियों में सिलेक्शन होगा उनका, उसके बारे में सेकंड पार्ट में बताया जाएगा, और इसकी क्या डीमेरिट रहेंगी इस नई शिक्षा नीति की, वो भी थर्ड पार्ट में बताया जाएगा। फिलहाल कैट एकेडमी में बीच बीच में ऐसी गाइडेंस वाली बातें आपको बताते रहते हैं, और बच्चों को भी ये नई शिक्षा नीति कोई नई बात नहीं बता रहे हैं। बीच बीच में जैसे सुझाव आते थे, हम भी अपने सेशन वगैरह में या क्लासरूम में बच्चों को बताते रहते थे कि देखो ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, और ये बीच बीच में थोड़े थोड़े जागरूक हुए। अब कंप्लीट रूप से ये पूरा चेहरा इसका खुलकर सामने आ गया कि नई शिक्षा नीति कैसी है, और इससे बच्चों को, बच्चे के पेरेंट्स को, उसके गार्जियंस को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। खासकर इस वीडियो को देख के बहुत ही ज़्यादा उन्हें गाइडेंस मिलने वाली है कि अब हमें बच्चे का पैटर्न कैसे करना है या हमें उसे क्या बनाना है, और बच्चा भी अपने ऊपर, कोई भी स्टूडेंट अब ये देखेगा कि अब मुझे आगे किस राह पर जाना है। ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। यूज़फुल वीडियो है, आपके लिए इन्फॉर्मेशन देने वाला वीडियो है, और आपके परिवार वालों के, आपके फ्रेंड सर्किल में जिसे भी ना पता हो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और शेयर करने के बाद में जिसे जो भी इस वीडियो को जिस माध्यम से भी देख रहा हो, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से देख रहा हो, यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से देख रहा हो, वो शेयर करके उन लोगों तक पहुँचाओ जिन्हें इस नई शिक्षा नीति के बारे में नहीं पता है। अगर इतने पर भी कोई बीच में पॉइंट कोई छूट गया है, या कोई किसी का कोई सुझाव है, या किसी को कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, तो नीचे कमेंट करके आराम से पूछ सकते हो कि साहब हमारे ये क्वेश्चन है, या आपने ये वाला पॉइंट मिस कर दिया है, या ऐसा होता तो कैसा होता। क्योंकि बीच बीच में इस पर कंप्लीट रिसर्च पे हम भी लगे हुए हैं। कैट एकेडमी की टीम पूरी इस पर रिसर्च वर्क पर काम कर रही है, और बीच बीच में जैसे भी कोई अपडेट आता रहता है, और आपको इसी यूट्यूब चैनल कैट एकेडमी के माध्यम से आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। आज के लिए फर्स्ट पार्ट में इतना ही। धन्यवाद और ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू शिक्षा नीति।